बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, एडवोकेट राशिद अली सिंधु आपके साथ हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। तो डियर फ्रेंड्स, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। डियर फ्रेंड्स, कानून शहादत आर्डर 1984, इसका आर्टिकल 1 जो है ये हमें बताता है कि एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट्स ये कब बना और ये कब से अप्लाईकेबल है और कब ये फोर्स में आया और ये किस किस चीज़ पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले कानून शहादत आर्डर 1984 28 अक्टूबर 1984 को प्रोमulgate हुआ और फोर्स में आया 28 अक्टूबर 1984 को। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि कानून शहादत को आर्डर क्यों कहा जाता है? हमारे पास जो भी लॉज अवेलेबल है वो या तो एक्ट होते हैं या ऑर्डिनेंस होते हैं, लेकिन ये एक वाहिद लॉ अवेलेबल है जो आर्डर कहलाता है, कानून शहादत आर्डर 1984। तो कानून शहादत आर्डर 1984 आर्डर क्यों कहलाता है? वो इस वजह से कि आपको पता है 28 अक्टूबर 1984 को पाकिस्तान में जो है वो ज़ियाउल हक पावर में था और वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट नहीं था बल्कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। तो क्योंकि जो एक्ट है वो सिर्फ पार्लियामेंट पास कर सकती है और जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट पास कर सकती है, जबकि सदर जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ना ही परवेज़ ज़ियाउल हक सदर थे और ना ही ये वज़ीर आज़म थे। तो इनके पास एक ही अथॉरिटी थी कि ये आर्डर पास कर सके। इस वजह से कानून शहादत का नाम जो है वो ना ही तो एक्ट है और ना ही ऑर्डिनेंस है बल्कि आर्डर है 1984 का। और ये जब ये 1984 कानून शहादत का आर्डर प्रोमulgate हुआ तो इसने रिपील किया एविडेंस एक्ट 1872 को। ये एविडेंस की जगह पर कानून शहादत आर्डर जो है वो बना और एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो रिपील हुआ यहाँ पर। अब ये कानून शहादत आर्डर किस किस पर अप्लाई होता है? आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि ये अप्लाई होता है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन आर बिफोर एनी कोर्ट। कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में, क्रिमिनल या सिविल कोर्ट कौन सी होती है? दो कोर्ट है, क्रिमिनल या सिविल कोर्ट, इंक्लूडिंग आ कोर्ट मार्शल में भी ये अप्लाई होगा। आ ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल कोई होता है जैसे सर्विस ट्राइब्यूनल वगैरह है, वहाँ पर भी यही अप्लाई होगा। आर अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल आर कोसाई जुडिशियल पावर्स, या कोई भी दूसरी अथॉरिटी जो जुडिशियल पावर्स इस्तेमाल कर रही हो या कोसाई जुडिशियल पावर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही हो। कोसाई जुडिशियल क्या होती है? कोसाई जुडिशियल होती है वो मेटर्स जो जैसे मुतसब आला जो है ओम्बड्समैन मुतसब आला वो ट्राई करता है तो वो कोसाई जुडिशियल कहलाती है। तो मुतसब आला के पास भी यही कानून शहादत आर्डर अप्लाई होगा, लेकिन ये एक चीज़ पर अप्लाई नहीं होगा, वो प्रोसीडिंग्स जो आर्बिट्रेटर के सामने होती हैं उस पर ये आर्डर अप्लाई नहीं होगा। एक चीज़ और पर भी नहीं होगा, यहाँ पर कहीं भी जो है वो फैमिली कोर्ट का नाम नहीं आया है तो ये फैमिली कोर्ट्स पर भी अप्लाई नहीं होगा।
सवाए दो प्रोसीडिंग्स के, एक वो प्रोसीडिंग जो आर्बिट्रेटर के पास होगी, उस पर जो है वो कानूनी शहादत अप्लाई नहीं होगा। एक वो प्रोसीडिंग जो फैमिली कोर्ट में होगी, उस पर भी कानूनी शहादत आर्डर 1984 अप्लाई नहीं होगा। तो ये 28 अक्टूबर 1974 को मार्ज़ वाजूद में आया। अब हम आर्टिकल 2 की तरफ चलते हैं। आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि आर्टिकल 2 जो है वो हमेशा इंटरप्रिटेशंस का आर्टिकल होता है, तकरीबन हर लॉ में, जहाँ पर जो है वो मीनिंग बताई जाती है, डिफिनेशंस बताई जाती है मुख्तलिफ वर्ड की। तो आर्टिकल 2 सब आर्टिकल ए है कोर्ट के। कोर्ट की माना क्या है? ये कहता है इंक्लूडिंग ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। तमाम जजेस और मैजिस्ट्रेट्स सवाए आर्बिट्रेटर के जो कानूनी तौर पर गवाही लेने के ऑथोराइज हों, उन पर उसको कोर्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक उसको कोर्ट कहते हैं। देखिए हर कानून के मुताबिक कोर्ट का जो अपना मीनिंग होती है। जैसे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोर्ट की मीनिंग होगी, वो कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट की, इसका मतलब होगा क्रिमिनल कोर्ट। सीपीसी के मुताबिक कोर्ट की मीनिंग होगी सिविल कोर्ट। और कानूनी शहादत 1984 के में कोर्ट की जो मीनिंग है वो तमाम जजेस सिविल हों या क्रिमिनल कोर्ट के जजेस हों, और वो तमाम पर्सन सवाए आर्बिट्रेटर के जो गवाही लेने के लिए ऑथोराइज्ड हों, वो जो है वो कोर्ट कहलाएंगे। और फिर आर्टिकल 2 सब आर्टिकल बी जो है वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पर मेरा एक अलग से लेक्चर भी है कि व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब upon any substance by means of letter, figure or mark which may be used for the purpose of recording that matter। तो ऐसी तमाम चीज़ जो किसी सबस्टेंस पर लिखी हुई हो, मार्क की गई हो या कोई तस्वीर बनाई गई हो किसी भी सबस्टेंस पर, वो डॉक्यूमेंट होगा। तो जो दरख्त के ऊपर एक फिगर बनाई गई है दिल की, वो दिल जो है वो मार्क है और दरख्त जो है वो सबस्टेंस है। तो इस डॉक्यूमेंट की तारीफ में वो दरख्त जो है वो भी डॉक्यूमेंट होगा। किसी दीवार के ऊपर कोई नारा लिखा हुआ है तो वो दीवार जो है वो सबस्टेंस है, और वो जो ऊपर लिखा हुआ है कोई नारा किसी सियासी पार्टी का या किसी मजहबी पार्टी का, तो वो जो होगा वो लेटर होगा जो एक्सप्रेस किया गया हो, जो डिस्क्राइब किया गया है उपान वाल, दीवार के ऊपर, तो वो दीवार जो है वो भी डॉक्यूमेंट होगी। तो सिर्फ ये जो इस किताब में लिखा हुआ है सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट हैं जो कि यूज़ हुई है फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस। किसी भी एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 सी है एविडेंस। एविडेंस के लिए आप दो चीज़ें याद रखें, इस पर मेरा अलग से लेक्चर भी मौजूद है। एविडेंस ऑफ 2 काइंड्स, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ये ओरल एविडेंस है। तो ऐसी एविडेंस जो किसी गवाह की सूरत में कोर्ट में पेश की जाती है वो ओरल एविडेंस कहलाती है। और ऐसी एविडेंस जो किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में कोर्ट में पेश की जाती है, चाहे वो कोई तस्वीर हो, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई सेल एग्रीमेंट हो, चाहे या वो कोई और डॉक्यूमेंट हो, जो डॉक्यूमेंट की सूरत में कोर्ट में पेश की जाती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती है। और फिर है डियर फ्रेंड्स आर्टिकल 1 सब आर्टिकल डी फैक्ट। फैक्ट के लिए आप याद रखें कि फैक्ट जो होते हैं वो एनीथिंग आर अ स्टेट ऑफ थिंग्स परसीव्ड बाय सेंसेस या एनी मेंटल कंडीशन, ये दो चीज़ें फैक्ट होती हैं। एनीथिंग
आर अ स्टेट ऑफ थिंग्स परसीव्ड बाय सेंसेस। परसीव्ड बाय सेंसेस का मतलब होता है जहनी तौर पर समझना। ऐसी चीज़ें या कोई ग्रुप ऑफ या कोई स्टेट ऑफ थिंग्स हो, एनी थिंग हो या कोई स्टेट ऑफ थिंग हो जो कि जहनी तौर पर समझी जाए, या एनी मेंटल कंडीशन, किसी भी मेंटल कंडीशन को फैक्ट कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो जहनी तौर पर समझने के काबिल हों और कोई मेंटल कंडीशन हो उसको फैक्ट कहते हैं। तमाम चीज़ें जो जहनी तौर पर समझने के काबिल हों या किसी की कोई मेंटल कंडीशन हो उसको फैक्ट कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कानून शहादत के आगे वाले आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो